जीवन दर्शन के रूप में आदर्शवाद, आइडियलिज्म ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आदर्शवाद जीवन की एक प्राचीन विचारधारा है। आज भी इस बात का पर्याप्त सम्मान है। जीवन दर्शन के रूप में इसने विश्व के उच्च कोटि के दार्शनिकों को आकृष्ट किया है। सुकरात, प्लेटो, कांट आदि दार्शनिक आदर्शवादी थे। संक्षेप में आदर्शवाद के मूल सिद्धांत निम्न हैं। आदर्शवाद के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। पदार्थ का प्रत्यय वास्तविक है। पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। भौतिक सृष्टि सत्व का आभास मात्र है। इस सृष्टि के पीछे कोई मानसिक सत्य है जो सृष्टि के प्रकाशन का आधार है। सृष्टि वस्तुतः तार्किक एवं मानसिक ही है। इसका बाह्य रूप तो कल्पनाजन्य है। जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक शिव है। अन्य भौतिक पदार्थों में भद्र अथवा शिव को देखना भ्रम है। जो सत्य है और शिव है वही वास्तव में सुंदर भी है। संसार के भौतिक पदार्थों में सुंदरता का आभास मात्र है, अतः उनमें आसक्ति व्यर्थ है। सत्यम शिवम सुंदरम की यह व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। भौतिक जगत नश्वर है, परिवर्तनशील है। सत्य को अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील होना चाहिए। अतः सत्य विचारात्मक एवं मानसिक है, क्योंकि विचार एवं प्रत्यय में अस्थायित्व होता है। इस आधार पर शरीर नश्वर है, अतः असत्य आत्मा अनश्वर सत्य है। मानव जीवन का लक्ष्य इसी अनश्वर, अजर, अमर एवं अपरिवर्तनशील आत्मा की प्राप्ति है। आदर्शवाद विकास में विश्वास करता है, किंतु उसका विकासवाद प्रकृतिवादी विकासवाद से भिन्न है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य आत्मा की प्राप्ति ही है, न कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर के प्राणी में विकास करना। आदर्शवाद के अंतर्गत मन और पदार्थ भिन्न है। मन पर नैतिकता एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है, यत पदार्थ पर नहीं। मन चेतन है, पदार्थ जड़। जड़ से चेतनता का उदय नहीं हो सकता। इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारात्मक सत्य का ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं है। अंतिम सत्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। शेष तो अज्ञान अथवा ज्ञानाभास है। यह ज्ञान तर्कजन्य है, चिंतन एवं मनन तथा अंतर्दृष्टि का परिणाम है। यह इंद्रियों का विषय नहीं है। इस प्रकार विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण है। वास्तविक ज्ञान तो व्यक्ति के अपने प्रयासों का परिणाम है। आदर्शवाद धार्मिकता एवं नैतिकता का समर्थन करता है। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, वह स्वयं किसी सत्य पर आश्रित है, अतः प्रकृति का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। भारतीय सांख्य दर्शन प्रकृति एवं पुरुष में मौलिक भेद करता है। आदर्शवाद अनेकता में एकता का दर्शन करता है। सत्य मानसिक है। सृष्टि के अनेक रूपों में उस एक चरम सत्य को देखना ही अनेकता में एकता का दर्शन करना है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आदर्शवाद सृष्टि के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक बल देता है। प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा आध्यात्मिक वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद व्यक्ति एवं सृष्टि पर इसी दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताता है। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। किसके अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है? एडम्स के अनुसार। एडम्स के शब्दों में आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। आदर्शवाद का उद्गम स्वयं मानव प्रकृति में है। एडम्स ने अपने शब्दों में कहा है कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवाद का दूसरा नाम क्या है? आदर्शवाद का दूसरा नाम है विचारधारा का प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद। ऑप्शन नंबर , , , , , , , , , 1, 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
प्रमाण शास्त्र की दृष्टि से आदर्शवाद प्रत्ययवाद है एवं एक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर नश्वर है अतः असत्य है, आत्मा अनश्वर अतः असत्य है। यह विचारधारा है आदर्शवाद का। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर नश्वर है अतः असत्य है, आत्मा अनश्वर है अतः असत्य है। यह विचारधारा है आदर्शवाद का। ऑप्शन नंबर डी। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, वह स्वयं किसी सत्य पर आश्रित है, अतः प्रकृति का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यह विचारधारा है आदर्शवादी विचारधारा। प्रकृति अपने आप में अपूर्ण है, वह स्वयं किसी सत्य पर आश्रित है, अतः प्रकृति का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यह विचारधारा आदर्शवादी है। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर, निम्न में कौन विचारक आदर्शवादी थे? सुकरात साहब ये विचारक आदर्शवादी हैं। ऑप्शन नंबर ए। सुकरात। शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आदर्शवादी दार्शनिकों के मतानुसार मानव के जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास और साक्षात्मक करना या उसे जानना है। इस कार्य के लिए मानव को 4 चरणों पर सफलता प्राप्त करनी होती है। प्रथम चरण पर उसे अपने प्राकृतिक स्व का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक विकास होता है। दूसरे चरण पर उसे अपने सामाजिक स्व का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता का विकास आता है। तीसरे चरण पर उसे अपने मानसिक स्व का विकास करना पड़ता है। इसके अंतर्गत मानसिक, बौद्धिक एवं विवेक शक्ति का विकास करना होता है। और चौथे तथा अंतिम चरण पर उसे अपने आध्यात्मिक स्व का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना का विकास आता है। आदर्शवादी इन्हीं सबको शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करते हैं। आदर्शवादी इन्हीं सब में शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित करते हैं। आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य, आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आत्मानुभूति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवादी विचारधारा यह मानती है कि प्रकृति से परे यदि कोई चेतन सत्ता के अनुरूप है तो वह है मनुष्य। इस कारण विश्वव्याप्त चेतन सत्ता की अनुभूति मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर व्याप्त चैतन्यता का विकास न हो। इस कारण शिक्षा का सर्वोच्च कार्य यह है कि वह मनुष्य को इतना सक्षम बनाए कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, वह उसकी अनुभूति कर सके। इस आत्मानुभूति के प्रमुख रूप से 4 सोपान होते हैं। आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत प्रथम पॉइंट, आत्मानुभूति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवादी विचारधारा यह मानती है कि प्रकृति से परे यदि कोई चेतन सत्ता के अनुरूप है तो वह है मनुष्य। इस कारण विश्वव्याप्त चेतन सत्ता की अनुभूति मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर व्याप्त चैतन्यता का विकास न हो। इस कारण शिक्षा का सर्वोच्च कार्य यह है कि वह मनुष्य को इतना सक्षम बनाए कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, वह उसकी अनुभूति कर सके। इस आत्मानुभूति के प्रमुख रूप से 4 सोपान होते हैं।
प्रथम शारीरिकीय व जैविकीय फिजिकल सेल्फ, दूसरा सामाजिक स्व सोशल सेल्फ, बौद्धिक स्व इंटेलेक्चुअल सेल्फ और चौथा आध्यात्मिक स्व स्पिरिचुअल सेल्फ। शारीरिक स्व आत्म अनुभूति का निम्नतम सोपान है जिसे प्रकृतिवादी आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन संज्ञा देते हैं। सामाजिक स्व को अर्थ क्रियावादी महत्व देता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक हित की परिकल्पना करता है व सामाजिक कल्याण हेतु व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग कर देता है। बौद्धिक अनुभूति के स्तर पर व्यक्ति विवेक द्वारा स्व की अनुभूति करता है। वह सामाजिक नैतिकता से ऊपर उठकर सत्य असत्य में भेद कर सकता है और उसका आचरण चिंतन तथा विश्वास विवेकपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक स्वानुभूति का सर्वोच्च स्तर है जहाँ व्यक्ति गुणों को अपने व्यक्तित्व में अंगीकृत सहज प्रक्रिया द्वारा ही कर लेता है। वह अपने अंदर विश्वात्मा का तादात्म्य करने लगता है। इस विश्वात्मा को हम 3 रूपों में अभिव्यक्त करते हैं: सत्य, शिव व सुंदर। आदर्शवादी जब आत्मानुभूति के लिए शिक्षा देने की बात करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है: अपने आप को पहचानो, टू नो दे सेल्फ, अपने आप को पहचानो। आदर्शवादी जब आत्मानुभूति के लिए शिक्षा देने की बात करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है: अपने आप को पहचानो। इस विश्वात्मा को हम 3 रूपों में अभिव्यक्त करते हैं: सत्य, शिव व सुंदर। आदर्शवादी जब आत्मानुभूति के लिए शिक्षा देने की बात करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है: अपने आप को पहचानो, टू नो दे सेल्फ। पॉइंट नंबर 2, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। अनुभूति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादी विचारधारा भौतिक जगत की अपेक्षाकृत आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण मानती है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों में भी बालक के आध्यात्मिक विकास को महत्व देते हैं। यह मनुष्य को एक नैतिक प्राणी के रूप में अवलोकित करते हैं। वह शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते हैं। वह सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों का विकास करते हुए इस बात की भी चर्चा करते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक में आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना है। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। पॉइंट नंबर 3, बालक के व्यक्ति का उन्नयन, टू एक्सल्ट चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन। बोगोस्लोवस्की के अनुसार हमारा उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे संपन्न तथा सारयुक्त जीवन बिता सके, सर्वांगीण तथा रंगीन व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, सुखी रहने के उल्लास का उपभोग कर सके, यदि तकलीफ आए तो गरिमा एवं लाभ के साथ उनका सामना कर सके तथा इस उच्च जीवन को जीने में दूसरों लोगों की सहायता कर सके। बोगोस्लोवस्की के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन के अंतर्गत टू एक्सल्ट चाइल्ड्स पर्सनैलिटी के अंतर्गत बोगोस्लोवस्की के अनुसार हमारा उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे संपन्न तथा सारयुक्त जीवन बिता सके, सर्वांगीण तथा रंगीन व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, सुखी रहने के उल्लास का उपभोग कर सके, यदि तकलीफ आए तो गरिमा एवं लाभ के साथ उनका सामना कर सके तथा इस उच्च जीवन को जीने में दूसरों लोगों की सहायता कर सके। व्यक्तित्व के उन्नयन की चर्चा करते हुए प्लेटो व रॉस भी यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त की जानी चाहिए और साथ ही उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अनेकता में एकता के दर्शन, टू एस्टेब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आदर्शवाद इस विचारधारा का समर्थन करते हैं कि इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को इस दृष्टि से समर्थ बनाना होना चाहिए कि वह संसार में विद्यमान भिन्न भिन्न बातों को एकता के सूत्र में बांध सके
अर्थात बालक के अंतर यह समझ उत्पन्न करनी चाहिए कि वह इस संसार के संचालन करने वाली एक परम सत्ता है जो ईश्वर के नाम से जानी जाती है, और यह ईश्वर की सत्ता जगत के सभी प्राणियों का संचालन करती है। इस ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। इसकी अनुभूति होने पर ही व्यक्ति इस संसार के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है, वह व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान कर सकता है। अनेकता में एकता के दर्शन टू एस्टैब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पॉइंट नंबर 4, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आदर्शवाद यह मानता है कि व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज की संस्कृति से उसका परिचय होना परम आवश्यक है। साथ ही बालक यदि समाज को जीवित रखना चाहता है तो उसे समाज की धरोहर के रूप में जो सभ्यता व संस्कृति प्राप्त होती है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। सभ्यता व संस्कृति तो वह आधार प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा समाज का विकास संभव होता है। आदर्शवादी व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देता है, इसी कारण वह शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता व संस्कृति का विकास करना मानते हैं। रस्क का विचार है कि सांस्कृतिक वातावरण मानव का स्वरचित वातावरण है अथवा यह मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया का परिणाम है जिसकी रक्षा व विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। Culture environment is an environment of man's creative activity. The aim of idealistic education is the preservation as well as environment of culture by Rusk. रस्क साहब का विचार है कि सांस्कृतिक वातावरण मानव का स्वरचित वातावरण है अथवा यह मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया का परिणाम है जिसकी रक्षा व विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। Culture environment is an environment of man's creative activity. The aim of idealistic education is the preservation as well as environment of culture. सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। Development of culture and civilization. पॉइंट नंबर 6, वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व। आइडिया आर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्टिव। आइडिया आर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्टिव। आदर्शवाद यह मानता है कि इस संसार में पदार्थ नाशवान है व विचार अमर। विचार सत्य, वास्तविक व अपरिवर्तनशील है। विचार ही मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने का माध्यम है। विचार ही मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने का माध्यम है। यह संसार मनुष्य के विचारों में ही निहित है। वह यह मानते हैं कि यह जगत यंत्रवत नहीं है, चूँकि इस जगत में विद्यमान वस्तुओं का जन्म मानसिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही होता है। इनका विचार है कि यह विश्व विचार के समान है, यंत्रवत नहीं। यूनिवर्स इज लाइक ए थॉट देन ए मशीन। यूनिवर्स इज लाइक ए थॉट देन अ मशीन। यह विश्व विचार के समान है, यंत्रवत नहीं। वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व। आइडिया आर इम्पोर्टेंट देन ऑब्जेक्टिव। आदर्शवादी यह मानता है कि इस संसार में पदार्थ नाशवान है व विचार अमर। इसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि यह विश्व विचार के समान है और यंत्रवत के समान नहीं है, यानी यूनिवर्स इज़ लाइक ए थॉट देन ए मशीन। पॉइंट नंबर 7, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। मैन इज़ इम्पोर्टेंट देन नेचर। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। आदर्शवादी मनुष्य का स्थान ईश्वर से थोड़ा ही नीचा मानते हैं। मैन इज़ लिटिल लोअर देन एंगल्स। इनका विचार है कि मनुष्य इतना सक्षम होता है कि वह आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सके, वह ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित कर सके या उसकी अनुभूति कर सके। इस कारण वह जड़ प्रकृति से बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह भी मानते हैं कि मनुष्य बुद्धिपूर्ण व विवेकपूर्ण प्राणी है और बुद्धि ही मनुष्य के विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का आधार बनती है, जिससे मानव अपने आप को पशुवत गुणों से ऊंचा उठा लेता है। जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। मैन इज़ इम्पोर्टेंट देन नेचर।
आदर्शवादी मनुष्य का स्थान ईश्वर से थोड़ा ही नीचा मानते हैं। मैन इज लिटिल लोअर देन एंगल्स। इनका विचार है कि मनुष्य इतना सक्षम होता है कि वह आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सके, वह ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित कर सके या उसकी अनुभूति कर सके। पॉइंट नंबर 8, समाज हित का उद्देश्य, एम्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज हित का उद्देश्य। आदर्शवाद जब शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करता है तो व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है और व्यक्तित्व विकास में सामाजिक हित अंतर्निहित होता है। जब आदर्शवाद आत्मानुभूति में व्यष्टि या स्वार्थपरता निहित न होकर समष्टि या परमार्थ भाव निहित होता है। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग जब शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करता है तो वह शिक्षा के 2 उद्देश्य बताता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन, विकास के लिए प्रावधान डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज हित का उद्देश्य। इसके अंतर्गत हॉकिंग जब शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करता है तो वह शिक्षा के 2 उद्देश्य बताता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन, विकास के लिए प्रावधान डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। संप्रेषण में वह यह मानता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वह समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करे। सिर्फ संस्कृति का संप्रेषण मात्र करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। चूँकि संप्रेषण कर देने से संस्कृति अवरुद्ध हो जाएगी, अतः शिक्षा द्वारा प्रत्येक पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि वह उस संस्कृति में विकास कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा उचित सामाजिक वातावरण तैयार करे जो समाज के विकास में सहयोग दे। हॉर्न साहब के अनुसार इन दोनों पक्षों व्यक्तिगत व सामाजिक के मध्य संश्लेषण करते हुए कहता है कि शिक्षा द्वारा बालक की संस्कृति का ज्ञान व उसमें विकास करना आना चाहिए, साथ ही उसमें सामाजिक कुशलता व नागरिकता का विकास भी होना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा ने मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की है, परंतु इन्होंने शिक्षा के अन्य पक्षों पर भी थोड़ा प्रकाश डाला है, उनकी उपेक्षा नहीं की है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आदर्शवाद ने पाठ्यक्रम, पाठन विधि, शिक्षक, अनुशासन आदि के संबंध में क्या विचार दिए हैं। तो ये सारे 8 पॉइंट हम लोगों ने आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत पढ़ा। आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य, आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट था आत्मानुभूति का विकास करना, दूसरा था आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, तीसरा बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन, 4th नंबर है अनेकता में एकता का दर्शन, 5th सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना, 6 नंबर है वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व, 7 नंबर है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व, 8 नंबर है सामाजिक हित का उद्देश्य। ये आदर्शवाद एवं शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य थे। आगे है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आइडियलिज्म एंड करिकुलम। अब प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। छात्र जिस प्रकार के वातावरण में जन्म लेता है उसी प्रकार के वातावरण में रहने का आदी हो जाता है। यह निश्चित है कि हम पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय इस वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकते। संभव है कि हम पाठ्यक्रम में ऐसी सूचनाओं एवं क्रियाओं को भी स्थान दें जिन्हें हम पूर्णतः सत्य नहीं मानते। आदर्शवाद भौतिक जगत को अंतिम सत्य नहीं मानता, किंतु सत्य का आभास तो मानता ही है। सत्य तो इसी भौतिक जगत में रहकर एवं भौतिक वातावरण के सहयोग से ही आदर्शवाद चरम सत्य को प्राप्त करने का परामर्श देता है। मनुष्य का आध्यात्मिक वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है, किंतु प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यक्ति शरीर और मन का संयोग है जिसमें मन अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु यदि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति न की गई तो मानसिक क्रिया भी दुस्साध्य हो जाएगी।
व्यक्ति आत्मानुभूति की ओर तभी आगे बढ़ सकता है जबकि उसने शारीरिक आवश्यकताओं को वश में कर लिया हो, अतः भौतिक जगत की जानकारी भी आवश्यक है। छात्र को प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही आध्यात्मिक वातावरण पर विशेष दृष्टि होनी चाहिए। आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति के बौद्धिक, सौंदर्यानुभूति संबंधी, नैतिक एवं धार्मिक सभी क्रियाकलाप आते हैं। उसका ज्ञान, कला, नीति तथा धर्म इसी आध्यात्मिक वातावरण के अंतर्गत है। समाज की प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं हैं। प्राकृतिक वातावरण से मानव समाज प्रभावित होता रहता है। अपने कला, धर्म एवं नीति आदि का विकास करके आध्यात्मिक वातावरण का सृजन किया है। समाज अपने ज्ञान को अस्थायी बनाना चाहता है। उसके भावी सदस्य प्राकृतिक विषयों एवं आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। वह यह नहीं चाहता कि समाज में एक प्रकार के ही व्यक्ति हो। अतः समाज एवं व्यक्ति दोनों की दृष्टि से ही पाठ्यक्रम में प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के ज्ञान का समावेश होना चाहिए। व्यक्ति आत्मानुभूति भी तभी कर सकता है जब दोनों प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति में सचेष्ट हो। इस दृष्टि से आदर्शवाद शारीरिक प्रशिक्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता। शारीरिक शिक्षा भी उसके पाठ्यक्रम में होगी। प्राकृतिक वातावरण की जानकारी प्राकृतिक विज्ञानियों से होती है। अतः भौतिकी, रासायनिकी, भूमिति, भूगोल, खगोल, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों को आदर्शवाद तिलांजलि नहीं देता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आदर्शवादी भौतिकी, रासायनिकी, भूमिति, भूगोल, खगोल, भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों को नहीं मानता है, बल्कि आदर्शवाद इन विषयों को मानता है। आध्यात्मिक विकास के लिए कला, साहित्य, नीतिशास्त्र, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, संगीत आदि विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों के अध्ययन से मानव की आत्मा का विकास होता है। यदि इन विषयों का अध्ययन न किया जाए तो व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण तक ही सीमित रह जाएगा। तो ये था आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आइडियलिज्म एंड करिकुलम के बीच अंतर संबंध और पाठ्यक्रम की प्रमुख बातें आदर्शवाद के अंतर्गत। आगे है शिक्षण पद्धतियाँ, टीचिंग मेथड। स्वाध्याय विधि, आगमन एवं निगमन विधि, प्रश्नोत्तर एवं संवाद विधि, अनुकरण विधि, ये सब आदर्शवाद का मानना है। तो आदर्शवाद के अंतर्गत जो जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में। फर्स्ट नंबर, स्वाध्याय विधि। आदर्शवादी दार्शनिक प्राचीन साहित्य का आदर करते हैं। वे मानते हैं कि हमारे प्राचीन साहित्य में हमारे पूर्वजों द्वारा खोजा हुआ ज्ञान भरा पड़ा है, हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। प्राचीन साहित्य के अध्ययन के लिए वह स्वाध्याय विधि के पक्षधर हैं, पर इस विधि का प्रयोग शिक्षा के उच्च स्तर पर ही किया जा सकता है। आगमन एवं निगमन विधि। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु इन विधियों द्वारा शिक्षा दिए जाने पर बल देते हैं। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है और निगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। पहले वे उदाहरण प्रस्तुत कर सामान्यीकरण करते हैं और फिर इस प्रकार प्राप्त सिद्धांत का प्रयोग करते थे। तो ये आगमन और निगमन विधि के अंतर्गत जो भी बातें होती है वो आदर्शवाद के अंतर्गत दिया गया है। तीसरा पॉइंट है प्रश्नोत्तर एवं संवाद विधि। प्रश्नोत्तर एवं संवाद पद्धति के जनक प्रख्यात दार्शनिक सुकरात थे। संदर्भ विषयों की व्याख्या करके और तदुपरांत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर सुकरात तत्कालीन समय में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। वे किसी स्थान पर युवकों को एकत्रित कर उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत करते थे। युवक उन प्रश्नों पर विचार करते थे, उत्तर देते थे, तब वे उन प्रश्नों के संदर्भ में अपना मत स्पष्ट करते थे। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर संवाद विधि का विकास किया। प्लेटो ने अपनी अधिकतर रचनाएं भी संवादों के रूप में लिखी है। प्लेटो के संवाद विश्व विख्यात है।
इसके अतिरिक्त आधुनिक आदर्शवादी दार्शनिकों ने तर्क विधि, खेल विधि, अनुदेशन विधि एवं आवृत्ति विधि का विकास किया है। 4 नंबर, अनुकरण विधि। आदर्शवादी दार्शनिकों के अनुसार बालक अनुकरण द्वारा भी सीखता है, अतः शिक्षकों बालकों के सामने अपने उच्च आचरण प्रस्तुत करने चाहिए। शिक्षकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे बच्चों के सम्मुख लेख, चित्रकला व संगीत आदि के उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत करें, जिनका अनुकरण कर वे इनको सीखें। वे शिक्षकों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे छात्रों में अच्छे से अच्छा कर दिखाने की प्रेरणा व स्पर्धा उत्पन्न करें। उस स्थिति में अनुकरण विधि द्वारा शिक्षण अति लाभकारी होता है। बच्चों के मूल्यों के विकास और उनके चरित्र निर्माण के लिए वे बच्चों के सामने धर्म ग्रंथों और साहित्य के धीरोदात्त नायकों के चरित्र प्रस्तुत करने पर बल देते हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य की प्रकृति अच्छे बुरे में भेद करने की होती है। वे इन धीरोदात्त नायकों के गुणों का अनुकरण कर अच्छे मनुष्य बन सकेंगे। तो ये सारे 4 पॉइंट शिक्षण पद्धतियां हैं आदर्शवादी दार्शनिकों के अंतर्गत दी गई है, और आदर्शवाद की ये देन है शिक्षण पद्धतियां, जो स्वाध्याय विधि है, आगमन एवं निगमन विधि है, प्रश्नोत्तरी व संवाद विधि है और अनुकरण विधि है। आगे है स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। आदर्शवादियों के अनुसार मानव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने चरणों पर सफलता प्राप्त करनी होती है? तो 4th चरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आदर्शवादी दार्शनिकों के मतानुसार मानव के जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास और साक्षात्मक करना या उसे जानना है। इस कार्य के लिए मानव को 4 सोपानों पर सफलता प्राप्त करनी होती है। प्रथम चरण पर उसे अपने प्राकृतिक स्व का विकास, दूसरे चरण पर शारीरिक स्व का विकास, सामाजिक स्व का विकास, तीसरे चरण पर मानसिक स्व का विकास और अंतिम चरण पर आध्यात्मिक स्व का विकास करना पड़ता है। तो ये प्रमुख 4 सोपान से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को पहचानो। टू नो द सेल्फ यह विचारधारा है आदर्शवाद का। ऑप्शन नंबर सी। संसार में पदार्थ नाशवान है, विचार अमर, विचार सत्य, वास्तविक व अपरिवर्तनशील है। यह विचारधारा है आदर्शवाद का। ऑप्शन नंबर ए। सृष्टि की आत्मा चरम सत्य है, वही शिव वही सुंदर। यह कथन है आदर्शवादी, यह कथन आदर्शवादी है। ये कथन आदर्शवाद की आत्मा भी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। तर्क विधि, खेल विधि, अनुदेशन विधि एवं आवृत्ति विधि का विकास किया है आदर्शवादियों ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है आदर्शवाद व शिक्षक, आइडियलिज्म एंड टीचर। जेंटल का कथन है कि अध्यात्म सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। जेंटल का कथन है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। अध्यापक सही चरित्र का, राइट कंडक्ट का आध्यात्मिक प्रतीक है, स्पिरिचुअल सिंबल है। टीचर जो है वो स्पिरिचुअल सिंबल है राइट कंडक्ट, सही चरित्र का। ऐसा जेंटिल का कथन था। आदर्शवादी विचारक शिक्षक को उस अनुपम स्थिति में रखते हैं जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का कोई अन्य अंश नहीं रखा जा सकता। आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षक में जिन गुणों की परिकल्पना करते हैं उनकी चर्चा बटलर ने इस प्रकार की है। शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है। अध्यापक को छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं का ज्ञाता होना चाहिए।
शिक्षक को अध्यापन कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए व उसमें व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए जिससे वह छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अध्यापक एक दार्शनिक मित्र व पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छे गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वह छात्रों को सद्गुणों के ढांचे में ढाल सके। छात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करना अध्यापक के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण व सही ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक में स्व अध्ययन का गुण होना चाहिए जिससे वह निरंतर नवीन ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। अध्यापक को प्रजातंत्र की सुरक्षा रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फॉवेल ने कहा है कि बालक एक पौधे के समान है और अध्यापक एक माली के सदृश, जो पौधे को आवश्यकता अनुसार सींच कर, खाद आदि डालकर तथा काट छाँट कर सुव्यवस्थित रूप में पनपाता है, जिससे वह एक सुंदर और मनमोहक वृक्ष बन सके। शिक्षक के महत्व के संबंध में रॉश ने भी कहा है कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाम से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर व सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करती है। रॉस साहब के अनुसार प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर व सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करता है। यह दार्शनिक विचारधारा यह मानकर चलती है कि बालक के विकास हेतु उपयुक्त सामाजिक वातावरण एवं शिक्षक का सही मार्गदर्शन आवश्यक है। तो ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं बटलर साहब, जिन्होंने आदर्शवादी शिक्षक के गुणों की परिकल्पना करते हुए इतने सारे पॉइंट दिए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं फॉवेल, इन्होंने भी बहुत अच्छा कहा है कि बालक एक पौधे के समान है और अध्यापक एक माली के सदृश, जो पौधों को आवश्यकता अनुसार सींच कर, खाद आदि डालकर तथा काट छाँट कर सुव्यवस्थित रूप में पनपाता है और जिससे वह एक सुंदर और मनमोहक वृक्ष बन सके। उसके बाद बहुत अच्छी बातें कही है रॉस साहब ने। इन्होंने कहा है कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर व सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करता है। तो ये सारी बातें आदर्शवाद और अध्यापक, आदर्शवाद व शिक्षक, आइडियलिज्म एंड टीचर के अंतर्गत कहा गया है। उसके बाद है आदर्शवाद एवं बालक, आइडियलिज्म एंड चाइल्ड। आदर्शवाद में बालक को शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं माना जाता। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भावों, विचारों व आदर्शों का महत्वपूर्ण स्थान है और इनको प्रदान करने के माध्यम के रूप में वह अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वह बालक को गौण वह छात्रों को एक आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं। वह यह स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक सत्ता भी होती है। वे मन को शरीर से अधिक महत्व देते हैं। हॉर्न ने इस संबंध में कहा है कि विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है, किंतु उचित शिक्षा मिलने पर वह एक परम पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसकी मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है और अमरत्व की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। तो ये हॉर्न साहब ने विद्यार्थी एवं आदर्शवाद के संबंध में कहा है कि विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है, किंतु उचित शिक्षा मिलने पर वह परम पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसकी मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है और अमरत्व की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। आदर्शवाद एवं बालक, आइडियलिज्म एंड चाइल्ड के अंतर्गत ये बातें कही गई है कि आदर्शवाद में बालक को शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं माना जाता। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकृतिवाद में चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लेकिन आदर्शवाद में ऐसा नहीं है। बालक को शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं माना जाता, बल्कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव और अमरत्व की प्राप्ति उसका लक्ष्य है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है आदर्शवाद का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग गुण देखते हैं, मेरिट्स। बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल देना,
बालक में आत्मानुभूति की क्षमता उत्पन्न करना, सत्यम शिवम सुंदरम को शिक्षा का आधार मानना, शिक्षा के उद्देश्यों पर विस्तृत रूप में चर्चा करना, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देना, आत्मानुशासन व आत्मनियंत्रण पर बल देना, शिक्षण विधियों को उद्देश्यों के अनुरूप बनाने की बात करना। उसके बाद हम डीमेरिट्स के आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे बालक के मनोवैज्ञानिक प्रारूप या विशेषताओं की उपेक्षा करना, ये प्रमुख डीमेरिट्स हैं आदर्शवाद के। और उसके बाद है अध्यापक को आवश्यकता से अधिक महत्व देना, कठोर सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करना, इनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य वास्तविक न होकर काल्पनिक है, इसी कारण इनकी प्राप्ति असंभव है, लक्ष्य वर्तमान पर आधारित न होकर भविष्य पर आधारित है, मानववाद पर आवश्यकता से अधिक महत्व। तो आदर्शवाद के ये प्रमुख मेरिट और डिमेरिट्स दिए हुए हैं। आदर्शवाद का मूल्यांकन किया गया है एवोल्यूशन ऑफ आइडियलिज्म। तो मेरिट्स में कहा गया है बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल दिया गया है, ये एक मेरिट्स है, इसका गुण है बालक में आत्मानुभूति की क्षमता उत्पन्न करना। सत्यम शिवम सुंदरम का प्रमुख नारा है जो शिक्षा का आधार मानता है कि इसे मानना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों पर विस्तृत रूप से विचार करना, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देना, आत्मानुशासन व आत्मनियंत्रण पर बल देना, शिक्षण विधियों को उद्देश्यों के अनुरूप बनाने की बात करना। अवगुण के अंतर्गत बालक के मनोवैज्ञानिक प्रारूप या विशेषताओं की उपेक्षा की गई है, अध्यापक को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है, कठोर सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की है, इनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य वास्तविक न होकर काल्पनिक है, इसी कारण इनकी प्राप्ति असंभव है, लक्ष्य वर्तमान पर आधारित न होकर भविष्य पर आधारित है, मानववाद पर आवश्यकता से अधिक महत्व। उसके बाद है स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है या परिभाषा है, तो ये जेंटल साहब का परिभाषा है, ऑप्शन नंबर बी जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। जेंटल का कथन है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। टीचर इज स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ राइट कंडक्ट। उसके बाद है प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर व सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करता है। यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा है रॉस साहब का। रॉस साहब ने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने कहा है कि रॉस ने भी कहा है कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर व सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सी नंबर सही होगा और 11th का बी नंबर। उसके बाद है अध्यापक में स्व अध्ययन का गुण होना चाहिए, जिससे वह निरंतर नवीन ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। यह विचारधारा है, तो ये विचारधारा है आदर्शवादियों का, ऑप्शन नंबर बी। सत्यम शिवम सुंदरम को शिक्षा का आधार मानते हैं, तो ये आदर्शवादी मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आत्मानुशासन व आत्मनियंत्रण पर बल देता है आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग आदर्शवाद के प्रमुख सारांश सार रूप में दिए हुए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा आदर्शवाद का मूल्यांकन किया, आदर्शवाद एवं बालक के बारे में, आदर्शवाद एवं शिक्षक के बारे में, आदर्शवाद एवं पाठ्यक्रम के बारे में, आदर्शवाद एवं शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा आदर्शवाद के आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य, तो ये सारे चीज़